हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कल पॉलिटी पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने भारत का जो संविधान है कहाँ कहाँ से तैयार किया गया है, उसमें कौन कौन से देश का सहयोग लिया गया है, हम लोग उस विषय पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पता करेंगे और भी कितने देश हैं जिनसे भारतीय संविधान लिया गया है और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आज फिर हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो विदेशों से या विदेशी संविधान से जो पॉइंट्स लिए गए हैं, जो हमारे देश के संविधान को अहम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अब देखिए भाई, वो महत्वपूर्ण पूर्णांक या महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। हम लोगों ने ब्रिटेन भी पढ़ लिया था, अमेरिका पढ़ लिया था, कनाडा पढ़ लिया था और साउथ अफ्रीका पढ़ लिया था, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया था और कह सकते हैं रसिया के बारे में, जो रूस का संविधान था उससे भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखिए भाई, अब हम जर्मनी पर आते हैं। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया था। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल की स्थिति में, किसकी स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन, स्थिति में जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन। अब देखिए, आपातकाल की स्थिति, आपातकाल आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, तब हम इनका विस्तृत वर्णन करेंगे कि आपातकाल क्या होता है, ये कैसे लगता है, कहाँ लगाया जाता है। ये सारी चर्चाएं जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अभी सिर्फ आपातकाल का मतलब ये समझ लो, जब कोई एक ऐसी घटना घट गई हो जहाँ पर स्थितियाँ नियंत्रण में ना हो, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हों, आंतरिक समस्याएं या बाह्य युद्ध की समस्याएं, कैसी भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हों, बस जो है कि कंट्रोल ना रहा हो, या कंट्रोल करने के लिए जो भी नियम लगाए जाते हैं, ये कह सकते हैं कि आपातकाल के दौरान ही ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा हो गया है तो मतलब आपातकाल लगाया जा रहा है। तब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जब इस प्रकार की स्थितियाँ बहुत क्रिटिकल पैनिक सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर कहा गया है जो हमारे मूल अधिकार थे ये क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। बात समझ में आई। अब कौन से सस्पेंड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये चर्चाएं हम बाद में करेंगे। सिर्फ इतना बताएं कि मूल अधिकार जो हैं हमारे निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। फिर अगर हम मूल अधिकार की बात करें कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आज नहीं बताएंगे। हम आज आपको सिर्फ परिचित कराएंगे कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं। हम मूल अधिकार कब बताएंगे, हम मूल अधिकार तब बताएंगे जब हम एक तरफ से सारे के सारे आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तब आपको सारे के सारे आर्टिकल्स एक्सप्लेन के द्वारा पता चलेंगे कि कौन मूल अधिकार होते हैं, कौन नीति निर्देशक तत्व होते हैं, कौन नागरिकता होती है। ये सब सारी चीज़ें आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ते समय आपको क्लियर होंगी। अभी आप देखिए मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब है हमको बोलने की स्वतंत्रता है, समानता है, समानता की, क्योंकि संविधान के तहत हम सबको समानता का अधिकार प्राप्त किया, समानता का जो है अधिकार मिला हुआ है, हमें सभा करने का अधिकार मिला हुआ है। तो इस प्रकार के ये हमारे मूल अधिकार हैं। ये हमारे संविधान के भाग 3 में हैं। जो मूल अधिकार हैं, ये जो मूल अधिकार हैं ये हमारे संविधान के भाग 3 में हैं। तो मूल अधिकार कहाँ हैं, संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में मूल अधिकार हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक,
आर्टिकल अनुच्छेद कितने, आर्टिकल 12 से लगा करके 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक, संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए गए। 35 मूल अधिकार नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 12 से संविधान के अनुच्छेद 35 तक इनको एक्सप्लेन किया गया है, इनको बताया गया है। ये मत समझ लीजिएगा कि 35 मूल अधिकार हैं। हमारे संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे, 7। संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में हमारे जो मूल अधिकार या जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कितने बचे हैं, 6। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, या मौलिक कहें या मूल अधिकार कहें, ठीक है ना। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की जो सूची थी, जो 7 वाली सूची थी, उसमें से हटा दिया गया और 6 बचे। अब जो ये संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये हमारा क्या था, ये एक मौलिक अधिकार था। कौन सा अधिकार था, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार था ये जो है संविधान के संशोधन, जो संविधान संशोधन हुआ, तो 44वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, देखिए भाई, 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ था। उसके तहत जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, जो 7वां मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके संविधान के आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। फिर से एक बात सुनिएगा, जो संपत्ति का जो अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, वो संविधान के जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो था संपत्ति का अधिकार, जो मूल कर्तव्यों में से आता था, उसको वहाँ से हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, 300A में। और ये भाग कौन सा है, 12वां भाग है, भाग 12। मैंने बताया था जब संविधान बना था तब इसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। 8 अनुसूचियाँ थी, फिर से समझिएगा, 8 अनुसूचियाँ थी, अब नहीं 8 हैं, तब 8 थी। 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे जब हमारा संविधान बना था। आज जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, बात समझ में आई, और 395 से अनुच्छेद बढ़ करके और भी ज़्यादा हो गए हैं। अब भाग 22 ने, भाग पहले 22 थे लेकिन अब भाग 26 हो गए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मैंने बताया जो संपत्ति का जो अधिकार था, ये मौलिक अधिकारों से हटा करके, फंडामेंटल राइट से हटा करके संविधान संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के तहत, इसको 78 के तहत वो क्या किया गया, संविधान के आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A भाग 12 में इसे डाल दिया गया या वहीं उसे जोड़ दिया गया। अब देखिए भाई, फ्रांस जो है भाई, अभी तक हम कई देशों के संविधान से जो चीज़ें हमारे देश में ली गई हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में जिन चीज़ों को लिया गया है, अभी तक उसकी चर्चा कर रहे हैं। और एक देश है फ्रांस, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से या फ्रांस देश से भारतीय संविधान में गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र लिया गया है। फिर हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रस्तावना में
प्रस्तावना जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, बंधुत्व जो है, बंधुत्व के जो आदर्श हैं, ये सब चीज़ें फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। भाई भारत एक कैसा देश है, भारत गणराज्य की बात होती है। फिर जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। समता, देखो समता और समानता समझते हैं ना। समता जो है, जैसे समानता का ये हमारा एक मौलिक अधिकारों में आता है, जो हमने अभी फंडामेंटल राइट्स बताए हैं। क्या बताए थे कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकारों को एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं। आर्टिकल 12 से 35 हमारे मूल अधिकार नहीं हैं। मूल अधिकार कितने हैं? 6। फिर उसके बाद में समता जो है, यही हमारे मूल अधिकारों में भी समानता आती है। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब ये है कि हमारे आपस में, हमारे आपस का मतलब है जो भारत के लोग हैं, ये आपस में बंधुत्व, भाईचारे की भावना से अपना जीवन निर्वाह करें। तो ये जो शब्द हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें फ्रांस के संविधान से या फ्रांस देश से ली गई हैं और भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया है। अब है जापान। अब जापान के संविधान से भारतीय संविधान में किन चीज़ों को शामिल किया गया है? तो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, कानून का जो प्रोसीजर है, जो कानून की स्थापित प्रक्रिया है, तो कौन सी? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे कानून के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, क्योंकि भारत में बताया गया है कि जो भी चीज़ क्या लीगल है और क्या अनलीगल है, मतलब क्या वैधानिक है, क्या संवैधानिक है और क्या असंवैधानिक है। मतलब जो चीज़ें संविधान के तहत कार्य नहीं कर रही हैं, वो सब चीज़ें असंवैधानिक हैं। और जिसमें संविधान हो, मतलब जो चीज़ें हम नियम से काम करते हैं, वो चीज़ें सब संवैधानिक होती हैं। फिर जो कानून है, क्योंकि हमारे देश में जो कानून है, कानून के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, उसकी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, वो जो प्रोसेस है वो जापान के संविधान से ली गई है। जैसे मान लिया कोई पुलिस का काम है, तो पुलिस कैसे कैसे अपना काम करती है, ये एग्जाम्पल के लिए है कि पुलिस कैसे अपना काम करती है, आर्मी कैसे अपना काम करती है। तो मतलब ये उनके अपने कानून हैं। तो जो कानून है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई है? ये जापान के संविधान से ली गई है। बात समझ में आई? अब हम लोग जो है अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग ये अध्ययन कर रहे थे कि भारत का जो संविधान है, विश्व के जिन संविधानों से लिया गया है, जिन देशों से लिया गया है, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है। अब हम किसके बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं? अनुसूचियों के बारे में। तो मैंने बताया था जो भारत का जो संविधान है, तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद थे, वो मैंने बताया था कितने अनुच्छेद हैं। मैंने अनुसूचियों के बारे में बताया था। जब संविधान बना था तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 क्या हैं? अनुसूचियाँ। उसके बाद में पहले तो 8 थीं, पहले 8 पे चर्चा करते हैं, उसके बाद में 9वीं बनी होगी, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसी प्रकार अनुसूचियाँ तैयार की गई होंगी। तो संविधान की अगर कहा जाए कि पहली अनुसूची क्या थी, पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? पहली अनुसूची, तो पहली जो संविधान की जो अनुसूची है, इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख, तो
भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की प्रथम अनुसूची के तहत प्राप्त किया गया है, या पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो उनका जो भी उल्लेख है ये संविधान की पहली अनुसूची में बताया गया है। अब संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, तो दूसरी अनुसूची में कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में भारत में जो कार्य करने वाले लोग हैं, मतलब जो सरकारी पदों पर जो नियुक्त हैं, उनकी पेंशन, उनकी जो पेंशन है और भी जो चीज़ें हैं उन सब का उल्लेख, उन सब का उल्लेख। पेंशन जो है, अब देखो, अब पेंशन किसकी? तो विभिन्न पदों पर नियुक्त पदाधिकारी, विभिन्न पदों पर नियुक्त पदाधिकारी। इसका मतलब है कि भारत में देखो भाई, देश है तो देश में बहुत से पद होंगे, तो उन पदों पर, विभिन्न पदों पर नियुक्त जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट जिनका होता है, जो नियुक्ति पाते हैं, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, जैसे वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसका जो उल्लेख है, पेंशन, वेतन, भत्ते आदि का उल्लेख, उल्लेख का मतलब है बताना, मतलब वर्णन करना। तो इन सब का जो उल्लेख है, किन सब का? पेंशन, वेतन, भत्ते, किनके? विभिन्न पदों पर नियुक्त जो पदाधिकारी हैं, इनकी पेंशन, वेतन का भत्ता जो, और जो भत्ता है उनका जो वर्णन है, उनका जो उल्लेख है, वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। बात समझ में आई? तो अब देखिए संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। तीसरी अनुसूची, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदों पर जो पद हैं उन पर ली जाने वाली शपथ, विभिन्न पदों पर नियुक्ति जो होती है उन पदों पर ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। जो विभिन्न पद हैं उन पर जो नियुक्ति होती है, तो जो नियुक्ति के समय ओथ, शपथ ग्रहण की जाती है, शपथ ग्रहण जो होता है, शपथ ग्रहण की जाती है ना, शपथ ग्रहण की जाती है, तो इसका उल्लेख, शपथ ग्रहण करने का जो उल्लेख है, ये संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत बताया गया है कि ओथ कैसे और कब, जो भी चीज़ें हैं शपथ के बारे में, जो अवधारणा है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसका उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की चौथी अनुसूची जो है, कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। तो संविधान की चौथी अनुसूची में भारतीय राज्य, कौन? भारतीय राज्य और संघीय क्षेत्रों का मतलब है केंद्र शासित प्रदेशों का भी वर्णन किया गया है। तो भारत के संघीय राज्य और भारत के राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में विवरण, कहने का मतलब है जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, किस प्रकार नियुक्ति होती, कैसे क्या होती है, उसमें जो राज्यसभा में जो योगदान देते हैं। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि भारतीय राज्य और संघीय क्षेत्रों के जो संघीय क्षेत्र हैं, ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं या राज्यसभा में योगदान कैसे करते हैं, उनका उल्लेख जो है, उसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची के तहत बताया गया है। भाई संविधान की चौथी अनुसूची में ये बताया गया है जो भारतीय राज्य हैं और जो संघीय क्षेत्र हैं, इनका
जो राज्यसभा में जो योगदान है, जो राज्यसभा में योगदान है वो किस प्रकार का क्या है, ये सब उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, 5वीं अनुसूची। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। जनजातियों के नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब देखिए भाई, फिर से एक बार देखिए, मैंने बताया कि जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों, जो वहाँ के जो देश के अनुसूचित क्षेत्र हैं, और अनुसूचित जनजातियों, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे एसटी जो होता है, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स जो होता है, अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण का जो उल्लेख किया गया है, जो नियंत्रण के बारे में बताया गया है, वो संविधान की अनुसूची कौन सी है, 5वीं। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में ये हमारा एक्सप्लेन किया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची, अब देखिए भाई, जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, संविधान की कौन सी अनुसूची, 6ठी अनुसूची। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से देखिएगा, 6ठी अनुसूची के तहत बताया गया है, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। जो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के, कौन से क्षेत्र, जनजातीय, जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं, तो जनजातियों के जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। जो जनजातियों का जो क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में बताती है। अब देखिए भाई, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, ये मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सब सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, यही सब के सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए भाई, जो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है कि कैसे क्या जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहाँ का प्रशासन कैसा और क्या होगा, वहाँ के अधिकार क्या होंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो संविधान की 6ठी अनुसूची में बताया गया है। लेकिन कौन कौन से राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब देखिए, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, अब देखिए भाई, संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। अब संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, इनको डिवाइड कर दिया गया है। बात समझ में आई, क्या किया गया है, केंद्र
और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। काहे का विभाजन किया गया है? शक्तियों का बंटवारा जिसे कहते हैं, या कहें विभाजन। तो किसके तहत हुआ है? संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान की अनुसूची 7 में ऐसा किया गया है। अब विभाजन कैसा? जैसे इसमें 3 सूचियों को बनाया गया। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को बनाया गया। कौन कौन सी? नंबर 1 संघ सूची। कौन सूची? संघ सूची। दूसरी सूची राज्य सूची। और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती सूची। मैंने अभी बताया हुआ था कुछ समय पहले कि समवर्ती सूची क्या है। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि समवर्ती सूची भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसकी चर्चा हम संविधान के समय जो इसके पहले कुछ जो एपिसोड आए हुए हैं उसमें चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा अब हम सूचियों के बारे में आए हैं तो एक बार फिर से जानकारी देते हैं। जो संघ सूची होती है इस पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो संघ सूची पर कार्य बनाए। तो कौन बनाता है? केंद्र सरकार। जो हमारी केंद्र सरकार होती है वो संघ सूची पर कानून बनाती है। राज्य सूची का जो विषय होता है, जैसे जो संघ सूची का मतलब होता है केंद्र की सूची, संघ का मतलब होता है सेंट्रल। अब जो राज्य सूची है, जो स्टेट सूची है, स्टेट लिस्ट, तो उसमें जो है कौन सा कानून बनाता है? उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन सरकार कानून बनाती है? राज्य सरकार। तो जो स्टेट के विषय होंगे, जो राज्य सूची का जो विषय होगा उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची के विषय पर, जब समवर्ती सूची का विषय होगा तो उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाएंगी। कौन कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। लेकिन विशेष परिस्थितियों में या कई विभिन्न तौर पर जो है, जो केंद्र सरकार जो होती है उसका कानून मान्य होता है। बात समझ में आई? समवर्ती सूची का जो विषय होगा इस पर केंद्र सरकार का कानून हावी हो सकता है। कहने का मतलब जब परिस्थितियां होंगी, जब विशेष परिस्थितियां होंगी तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा। तो समवर्ती सूची के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। मैंने बताया था कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियाँ थीं। तो हम 8वीं अनुसूची के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। 7 अनुसूची हमारी समाप्त हो गई हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, तो जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये है भारत के संविधान में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। संविधान में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। अब वो 22 भाषाएं तो उल्लेख करना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। कल जो है जब आगे पढ़ाएंगे तो 22 भाषाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज सुनिएगा 22 भाषाएं क्या हैं। 22 भाषाएं क्या हैं? जैसे हिंदी है, मैथिली है, बोडो है, असमिया है, बांग्ला है, ये सब जैसे बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, ये सब क्या हैं?
ये हमारे संविधान के अनुसूची जो 8वीं है, उस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इस प्रकार की 22 भाषाओं को चुना गया है। तो ये जो भाषाएं हैं किस हमारी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में हैं। तो आज हम लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची तक अध्ययन कर लिया है। कल के एपिसोड में, कल के पार्ट में हम लोग संविधान की 9वीं अनुसूची से आगे की ओर चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल, हमारे वीडियो को शेयर करें और इसी प्रकार हमारा सहयोग बनाए रखें।